हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है आपके? हाँ, आज के डेट में छात्र को दोस्त कह दिया तो कौन सा गलत बात हो गई? कमेंट आप लोग देना तुरंत शुरू कर देते हैं कि सर मैं दोस्त नहीं। अरे को बन जाओ भाई कुछ देर के लिए, भाई भी अभी करो, मैंने भाई बोल दिया, भाई भी बन जाओ। चलिए, मैं आपको आज बायो का क्लास लेने के लिए आया हूँ ना। मैं जो है यूपीएससी के लिए ना बीपीएससी के लिए, कभी कभी बायो के लिए भी आना पड़ता है। ठीक है, और बायो में मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, दूसरा चैप्टर में भी जैसे कुछ क्लासेस उसकी हुई थी, तो उसी सिलसिले में मैंने जैसे क्या कहते हैं अगली क्लास लेने जा रहा हूँ जो शायद आपके दूसरे चैप्टर से है। और दूसरा चैप्टर में मैंने आपको ये फूलों के भाग पढ़ा दिया था, किसका क्या काम था, उसमें भी जो बताया था कि मैंने दो तरह के जैसे जो इसमें जो दो भाग होते हैं ना, वो ज्यादा मेन हो जाता है, जिसमें कि एक पुमंग कहें और एक जयाम कह सकते हैं। तो पुमंग के बारे में मैं बता दिया था कि परागकण क्या है, कैसे बनता है, कैसे फिर उसका जैसे क्या कहते हैं हस्तांतरण, उसका जैसे परिगमन कैसे, उनका पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज सब हो रखी है। चलिए, इसके अगले क्लास में आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जयाम। अब जयाम किसको कहेंगे? स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब ये क्या है? ये जैसे क्या कहते हैं स्त्री का भाग है, यानी माता जननक है। इसी की जैसे जयाम की इकाई को हम क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? जयाम पुष्प का एक मादा अंग है, पुष्प का एक मादा अंग है। ठीक है, और क्या है ये? जयाम की इकाई क्या कहलाएगा? जयाम की इकाई स्त्री केसर। हाँ, इसकी इकाई क्या कहलाएगी? स्त्री केसर। ठीक है, इकाई जो है इसकी स्त्री केसर, या फिर हम इसको अंडक भी कह सकते हैं, अंडक। ठीक है, अब ये जयांग जो है इसके तीन भाग होते हैं। ये जयांग आपको तीन भाग में बटा होता है। पहला भाग ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पहला भाग। दूसरा भाग क्या आ जाएगा? वर्तिका। वर्तिका। तीसरा भाग के पास जाते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय। ठीक है, अब ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय कैसा लगेगा देखने में? तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक फिगर में बनाता हूँ। तो मैंने बताया था कि फूल के बीच में एक होता है, कुछ इस टाइप से बना होता है, आप लोगों को पता होगा। इसी तरह कह सकते हैं, कुछ ऐसा बना होता है। कुछ इस टाइप से बना होता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा हमारा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, दूसरा ये नली देख रहे हैं आप, ये नली वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है तीसरा, यह क्या कहलाएगा? अंडक या अंडाशय भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। चलिए इसको पहले आप थोड़ा सा इसको आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि स्त्री केसर, देख रहे हैं, इसके आधार पर जो भाग होता है वह फूला हुआ, इसका आधार क्या होगा? ये है आधार। ये कहां रहता है? जिसको हम पुष्पासन बोलते थे ना, इसको। तो
यह भाग क्या होता है, यह फूला हुआ होता है, ये देख सकते हैं, ये फूला हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। ये जो है वर्तिका, एक नली के रूप में, और ये वर्तिकाग्र है। तो अंडाशय के अंदर जो है एक गर्भाशय गुहा होती है, यहां पर आपको एक गर्भाशय गुहा आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, इसके अंदर जो है क्या होगा, इसको हम बाद में देख लेंगे। और ये क्या होता है, जब परागकण आती है तो परागकण आकर कहां होता है, यहां पर, यहां पे रहती है, और यहां पर जो है इस नली के माध्यम से धीरे 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 वो यहां तक आ जाती है। तो इसके 3 भाग हैं, ये तो अब समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम इसमें मेन चीज है कि यहाँ पे परागकण का आना और इसके नीचे उतरना, तो इन दोनों का बस ज्यादा कुछ काम नहीं है। मेन काम जो होती है इस अंडाशय का, इसका काम है। तो इसका काम हम इसको थोड़ा सा जैसे क्या कहते हैं देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस टाइप से बनावट होती है। अब इस टाइप से जो बनावट होती है देखेंगे, ये जो यही चीज आपको इधर मिल रही है। अब इसमें भी जैसे क्या कहते हैं कुछ इसके अलग अलग पार्ट्स ऐसे ऐसे सब रहते हैं ना, यहाँ पे बीजाणु, तो इसी को जैसे क्या कहते हैं फ्रेश में बनाएंगे तो इतना छोटे कम में होगा नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये है पूरा संरचना अंडाशय का। अब ये अंडाशय का जो संरचना है तो इसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह है। पहले तो इसके ये 2 भाग हो जाते हैं, 2 तरफ का सिरा हो जाता है, इतना देखेंगे। इधर जो खाली पार्ट है, ये सब जो खाली जगह है इसको हम चलाजल पोल बोलते हैं या फिर निभागीय सिरा कहते हैं, ठीक है। दोनों आपको अंग्रेजी और हिंदी मैंने दोनों में लिख दिया है। तो ये जो खाली जगह जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ जो खाली जगह है ना, इसको हम निभागीय सिरा बोले या फिर चलाजल पोल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर आते हैं। तो ये जो है ये वाला भाग आप देखते होंगे, ये मेन चीज यही है आपकी, ठीक है। मेन चीजें जो है वो आपका ये है, इसको हम भ्रूण कोश बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। भ्रूण कोश कह सकते हैं। ये इसी के अंदर जैसे क्या कहते हैं, हम लोगों को भी जाना है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन पहले इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा, यह बीजांड कहलाता है, ठीक है। और ये वाला सिरा होता कैसे है, इसके ऊपर एक कोशिका का लेयर होती है, ये देख सकते हैं, तो इस टाइप से बना होगा। तो इसी को जो है ना बीजांड हम इसे ही कहते हैं। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये सारा जो है ना इस साइड साइड में, ये बीजांड कहलाता है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ वाला भाग देखेंगे, ये वाला भाग, ये वाला जो है यहाँ पे, ये क्या है, एक आवरण है। तो ये आवरण जो है, एक जो परत है, ये किधर है, तो ये अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंत आवरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला भाग हो ये अंत आवरण, और ये बाहर वाला तो ये बाह्य आवरण हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला अंत आवरण, ये वाला बाह्य आवरण। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, आपने इसको देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मेन है, बीज वगैरह जो जन्म अंकुरित लेगी ना तो यही से निकलती है, ये इसका भाग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड द्वारी शिरा, अंकुरण यही से जैसा क्या कहते हैं फूटती है, तो ये बीजांड द्वारी शिरा कहलाएगा, ठीक है। इसको जैसा क्या कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल भी कह सकते हैं। और ये वाला भाग यहाँ पे ये खाली जगह देख रहे हैं, तो खाली जगह मतलब ये द्वार है, दरवाजे की तरह जो है, यह कहला जाता है बीजांड द्वार, ठीक है। माइक्रोपाइल कहें या बीजांड द्वार कह सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अब यहीं से होती है, ठीक है। लेकिन मेनली चीज है यहाँ पे, इधर से निकलने का काम हो जाती है। चलिए इसके बाद ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा, फनिकल। और ये हाइलम, जिसको प्लेसेंटा क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ये हाइलम है, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले आप इसका आप स्क्रीनशॉट या इसका एक डायग्राम पहले बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में और बता रहा हूं।
हम आ जाते हैं यहाँ पे, किसको पढ़ना है, ये सब देखते क्या कहते हैं, ये सब जो आवरण वगैरह सब ये सब को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो भी देखिए परत वगैरह ऊपर होती है ना, तो ये सब का कुछ खास काम नहीं है, लेकिन मेन चीज यहाँ पे तो हम इसको भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एक अलग से बनाते हैं, कुछ इस टाइप से रहेगी। इसके अंदर क्या होता है, कोशिकाएं होती है, इसमें एक केंद्रक होगा, अब ये क्या करेगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो कोशिका है ये कोशिका क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जैसे जैसे इसमें विकास होगा समय परांत जो है ना, यह क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो क्या हो जाएगा, बट जाएगा ऐसे। तो इसका देखते हैं, पहले अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। ये ऐसे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ना, ये अर्धसूत्री प्लस 1 हो जाएगा, अर्धसूत्री 1 हो जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और पहली बार विभाजन कर रहा है तो अर्धसूत्री 1 कह सकते हैं इसको। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, यह 2 भागों में, अर्थात यह 2 को बनेगा, तो 2 हम बनाते हैं यहाँ पे, एक ठीक है। अब ये दोनों क्या करेगा, फिर इसमें जैसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री द्वितीय होगा विभाजन, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा। तो जब ये इन दोनों में विभाजन होगा तो क्या होगा, फिर ये 4 बनेगी, 2 ये बनाएगी, 2 ये बनाएगी, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 4 विभाजन होती है, ठीक है। अब ये 4 विभाजन जो होती है, तो यानी ये 2 विभाजन हो गए, तो 2 हो गई, तो नहीं कितने जैसे क्या कहते हैं, ये टोटल विभाजन कितना हुआ इसमें, 1 2 3 4, जिसमें कि 1 2 3 यह जैसे उतना विकसित नहीं होता है, या फिर जब मार्ग भटक जाता है, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि ये तीनों के तीनों जो है नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब बचा एक जो है यह क्रियाशील रहती है, यह आगे अपना काम करते रहता है, ठीक है। तो यह ही क्या करेगा, अब आगे, ठीक है, यह यहां तक क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन हो रही थी। अब जो है ये जो है, जो एक क्रियाशील है, यह आगे चलकर क्या करेगा, समसूत्री विभाजन खुद को करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो कितना आ जाएगा, यह भी जैसा क्या कहते हैं 2 भागों में बढ़ जाएगी, और 2 भागों में बंटकर एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब विभाजन होती है समसूत्री विभाजन, तो एक जाएगा ऊपर, एक जाएगा नीचे, अर्थात जैसे क्या कहते हैं विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे, फिर ये विभाजन करेगा, ये दोनों
ये दोनों फिर अगला समसूत्र विभाजन कर रही है, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 4। एक, दो, तीन, चार। अब यहां पे फिर क्या होता है, कुछ समय उपरांत जैसे जैसे यह विकसित होगा फिर इसमें विभाजन होगा। ठीक है, फिर विभाजन होगा, वही विभाजन होना है, समसूत्र विभाजन ही होनी है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 जो है यह 4 में बदल जाएगा। 1, 2, 3, 4। नीचे भी 1, 2, 3, 4। अब ये 4 में जो बदल गई, तो अब क्या होता है यहाँ पे, ये 3 तो ऊपर ही रह जाते हैं, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ये 3 क्या होगा, ये नीचे भी 3 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, नीचे ही रह जाएगा ये यहाँ पे। तो एक और मैं जैसे क्या कहते हैं बनाता हूं, वो आप देखेंगे। ठीक है, 3, एक आ गया यहाँ, उसी तरह 1, 2, 3, एक आ गया। ठीक है, पहले इसको आप नोट करें, फिर आगे देखता हूं। ठीक है, कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा इसका नामकरण कर लिया जाए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ये है क्या कहलाएगा, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, ये इसमें जो 2 है, ठीक है, इसमें जो 2 हो, पहले ये वाला ले लेते हैं, इसको हम केंद्रीय भी कह सकते हैं या केंद्रक कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ध्रुवीय केंद्रक भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे केंद्रीय कोशिका, या इसको हम 2 ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और ये जो है नीचे ये 3, ये व्यासांत कहलाएगा। व्यासांत। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आप लोग इसको फिर से देखते हैं, कहते हैं एकदम सारा नोट करें, फिर मैं इसको बताता हूँ क्या है। इधर का मैं मिटाऊं।
ठीक है जी। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत विकसित विकसित हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल कितने जैसे क्या कहते हैं ये है, ये है आपका ये ऊपर वाला क्या है, सहायक कोशिका। और ये क्या करती है ना, अपने अंदर जो है एक सुरक्षा कवच बना लेती है। ठीक है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। हाँ जी, तो मैं देखेंगे कि मैंने इससे पहले बताया था कि जो 8 कोशिकाएं थी, तो उसमें से 3 तो ऊपर चले गए, ऊपर रह जाते हैं, 3 नीचे रह जाता है, 2 यहाँ पे आ जाती है केंद्र में। तो और इतना ही नहीं, जब यहाँ पे ये धीरे धीरे विकास करती है, तो ये क्या करती है, अपने चारों ओर एक कोशिकीय आवरण बनाती है। ठीक है, अर्थात ये सुरक्षा कवच जो है ये अपने 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 ऊपर से बना लेती, ताकि वो अंदर में वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए इसको ये क्या हो जाएगा, सुरक्षा कवच कह दीजिए। ठीक ना, और ये सब जो है ना, ये देख रहे हैं, ये सब कोशिका दिखती है। ठीक है, इसने अपने ऊपर निर्माण कर लिया, ये सुरक्षा के लिए लेयर बाहरी परत है। उसी तरह जो केंद्रक में आ गए थे 2, ये जो यहाँ पे जो आ गए थे केंद्रक, ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों जैसे संलयन हो गए, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया, और इसने भी अपने ऊपर एक लेयर बना लिया, यानी ये कोशिका का लेयर चढ़ा लिया। नीचे में भी आप देख सकते हैं कि इसने भी जैसे क्या कहते हैं, ये एक लेयर अपना बना लिया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि टोटल कितने जैसे क्या कहते हैं ये कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। तो 1 2 3 1 4 1 4 1 5 6 7। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है यह 7 कोशिकाओं भित्ति से घिरा होता है, सारे केंद्र। ठीक है, तो टोटल कितने कोशिका होनी चाहिए यहाँ पे, 7। तो 7 है, और केंद्रकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। तो 8 केंद्रक आप देख लीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे, ये यहाँ पे 2। ठीक ना, अब इसको ये वाले तो रहेगा क्या कहते हैं, ये सहायक कोशिका कहलाएगा, ये ऊपर से जो है ये सब सहायक है। ठीक है, ये ऊपर वाला ये देख सकते हैं, ये बीच वाला जो है ये केंद्र में, इसीलिए इसको केंद्रीय कोशिका कह सकते हैं, अंदर वाले को ध्रुवीय केंद्र कह सकते हैं। तो यहां तक तो आपने देख रहे कि नीचे अब जो है बीजांड के अंदर, बीजांड अपना पूरी तरह से तैयार हो चुका है परागकण को लेने के लिए। अब है कि परागकण आएगा कहां से। परागकण जब यहाँ पे वर्तिकाग्र पर आ जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है ना हाँ जी, तो ये देखते हैं, जब परागकण आते हैं यहाँ पे, तो एक साथ 2 परागकण आते हैं। एक जनन कोशिका के रूप में होते हैं, और एक पोषक, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्धी कोशिका कहते हैं। ये 2 आते हैं। ये जनन कोशिका जो है, जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर ये क्या करता है ना, ये वर्तिकाग्र जो है एक नली का निर्माण करता है, क्योंकि आखिर उसको नीचे भी तो ले जाना है ना, तो ये नली का निर्माण करता है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो वर्ती है, यह इसको पोषण प्रदान करता है, इसको पोषण प्रदान करेगा तभी तो ये नीचे जाएगा ना। ठीक है, तो अब जो है यह जो जनन कोशिका है, यह धीरे 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 यहाँ पे आती है, और यहाँ पर आकर जो ये जनन कोशिका है, यह 2 भागों में बंट जाती है। इसीलिए यह 2 क्या हो जाएगा, 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक। ठीक है, और
ये जो है वर्दी यह क्या करेगा, उसको पोषण प्रदान करके वो कुछ समय बाद खुद ब खुद जैसे नष्ट हो जाती है। और ये जो नली जो है, ये जो नली का निर्माण होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यह परागकण को नीचे ले जाता है। कहाँ ले जाएगा, तो ये बीजांड के पास यहाँ पर लाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे वो जो नली है वो इधर से लेकर आएगा। ठीक है, तो इस नली को क्या बोलेंगे, पराग नली। ठीक है यहां तक। और ये तो जैसे क्या कहते हैं, आपका बीजांड है, वो तो आपको पता है। ठीक है, आप इसको नोट करें। हाँ जी, क्या मैसेज है, ठीक है। अच्छा, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये पराग नलिका जो भ्रूण कोश में जो प्रवेश करता है, तो प्रवेश होने के 3 से 3 मार्ग, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेगा। हाँ जी, नोट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो है, जो परागकण को नीचे लेकर आता है, तो किस रास्ते से लेकर आएगा, इसको लेने का जैसे क्या कहते हैं, कई 3 रास्ते हैं। ठीक है, वो 3 रास्ते कौन कौन है वो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। हेडिंग दे देंगे, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। कैसे प्रवेश करेगा, ठीक है, तो इसको प्रवेश करने के लिए 3 द्वार इसको मिलेंगे, किसी भी द्वार से जा सकते हैं। ठीक है, पहला जो होगा वो हो जाएगा चलाजोगेमी, CHALASOGAMY, चलाजोगेमी। अब ये मैंने बताया कि एक चलाजल है। अब अगर वह पराग नली जो है, पराग कण को लेकर अगर इस भाग से पहुंचता है, यहां से जो खाली जगह है ना, ये चलाजा वाले भाग से, तो क्या कहलाएगा, चलाजोगेमी कह सकते हैं। दूसरा, अगर यही इधर से पहुंचता है, ये आवरण देख रहे हैं, ये इधर से अगर इधर से पहुंचेगा तो ये क्या कहलाएगा, मेसोगेमी। मेसोगेमी। और अगर ये जो बीजांड द्वार है, अगर इस द्वार से आती है, इस द्वार से, तो ये कहलाएगा पोरोगेमी, यानी खाली जगह से जो अगर इधर से आकर ये आती है, तो ये कहलाएगा आपका पोरोगेमी। पोरोगेमी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये किधर से भी जा सकती है। ठीक है, चलिए क्या छात्रों, इसका भी जैसा क्या कहते हैं, आप बना लीजिए अपना डायग्राम। ठीक है, बना लिए होंगे। चलिए अब हम आते हैं आगे। मैं इसको मिटा दूं। ये डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूँ, डायग्राम बनाना थोड़ा मेरे बस का नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ डायग्राम।
नलिका का भ्रूण कोश में हमने प्रवेश तो करवा दिया। अब देखते हैं निषेचन कैसे होता है। तो निषेचन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि निषेचन दो तरह, दोहरा निषेचन इसमें होती है। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन होगा। और दोहरा निषेचन कैसे होगा, दोहरा निषेचन के लिए तो हमें दो निषेचन कराना पड़ेगा जी। चलिए, तो एक हो जाता है सत्य निषेचन, सत्य निषेचन। अब ये सत्य निषेचन क्या है, जब नर युग्मक क्या करता है, एक मादा युग्मक के साथ, मादा युग्मक के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो क्या होता है, जाइगोट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। अर्थात जाइगोट जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट क्या करता है, आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करेगा। और भ्रूण विकास होकर क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सत्य निषेचन। ठीक है, अब देखिए दूसरा आ जाता है, इसमें एक त्रिनिषेचन भी होगा। ठीक है, त्रिनिषेचन। अब ये त्रिनिषेचन क्या होता है, क्योंकि स्वाभाविक है ये, इसमें तो एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। अब जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि जब एक ये नर युग्मक का तो यूज हो गया, एक नर युग्मक आया और यहाँ जो है एक अंड जो था, एक बताया था ना, ये दो तो कोशिकाएं थी इसकी, और ये जो अंड था इसके साथ निषेचन कर दिया। इस अंड को मादा जैसा क्या कहते हैं, युग्मक बोलते हैं, तो इसके साथ निषेचन कर लिया। अब जो है ये त्रिनिषेचन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दो ध्रुवीय केंद्रक है और एक क्या हो जाएगा, नर युग्मक हो जाएगा। जब ये दो एक और एक, तो जब तीनों निषेचन करेगा, इसी निषेचन को क्या बोलते हैं, त्रिनिषेचन। अरे क्या हुआ, हाँ समझा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो भ्रूण का निर्माण हो गया। अब भ्रूण जो है, भ्रूण तो बन गया। अब ये भ्रूण को जब तक हम पोषण देंगे नहीं, आगे यह क्या कहते हैं, काम कैसे करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं भ्रूण के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भ्रूण पोष हो जाएगा बराबर त्रिनिषेचन के द्वारा भ्रूण पोष कैसे होता है। अब यहां पे देखते, तो मैंने बताया कि एक नर युग्मक प्लस ये कौन है, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक मिलकर क्रिया करता है, तो क्या हो जाता है, भ्रूण कोश का निर्माण भ्रूण कोश का निर्माण करती है। जैसे यहां पे भ्रूण का निर्माण, तो यहां पे हो जाएगा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और यह भ्रूण कोश क्या करता है, जब ये पोष दे दिया तो यही नहीं इसको पोषण देगा, जब इसको पोषण देगा तो अभी तो ये भ्रूण से जो है ना बीज बनेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गई।
चलिए अच्छी बात है, आज के लिए काफी है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, हो सके तो इसकी एक क्लास और होगी जो आपको आने वाले समय में जैसे ले ली जाएगी। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सहायक अब नीचे वाला जो है ये तीनों जो व्यासांत है, तो इसमें से ये वाला जो भाग है जो ज्यादा खुला हुआ उठा हुआ है, यह क्या होता है, यह एक हो जाता है अर्थात अंड। और ये जो दो है तो ये दो कोशिका ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका क्या है, इसमें कितने कोशिकाएं हैं और कितने केंद्रीय हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, केंद्रक कितना है, तो केंद्रक की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3। और ये दोनों क्या होता है ना कि एक हो जाते हैं मिलकर, क्योंकि इन लोगों को कोई सुरक्षा कवच नहीं है, तो अतः ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। और जब एक हो जाते हैं तो इसकी इस परिस्थिति कुछ ऐसे हो जाती है, ये कुछ इस टाइप से बन जाती है। ठीक है, तो कोशिका सहायक कोशिका कितना है, 1 2 3 इधर हो गया, 4 5 6 और 1 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां तो कोशिका है ही नहीं ना, 6 ही ना होगा जी। एक दो तीन, हाँ ये जो है ये देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, इसके ऊपर ऊपर का जो ये जो है ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियाई भित्ति, न्यू जो अपने चारों ओर जो इन्होंने कोशिका बना लिया, सुरक्षा कवच बना लिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई भित्ति। और ये जो बीच में जो ये केंद्रक है, ये कितने केंद्रक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों जो है मिलकर एक हो गया। तो केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, 7, और कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 6। याद रख लीजिएगा, पूछ देता है कि बीजांड के अंदर कितनी कोशिकाएं होती है और केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से नोट्स कीजिए। तब तक मैं मैसेज थोड़ा सा देख लूं बच्चे लोग क्या कह रहे हैं।